नाउ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है सेल के अंदर। तो एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो ग्रैन्युलर है, उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। वो प्रोटीन सिंथेसिस में काम करेगा और टेम्पररी स्टोरेज एरिया है। जो भी मॉलिक्यूल स्टोर हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स बने, ग्लाइकोप्रोटीन्स बने, वो इस जगह पे जाके कलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। और जो स्मूथ है उसके अंदर फैटी एसिड, फॉस्फोलिपिड्स और स्टेरॉइड्स बनते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस होता है। और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर आपको याद होगा तो जब हमने वायरसेस पढ़े थे, तो वायरसेस को किल करने के लिए उसको पिनोसाइटोसिस या एंडोसाइटोसिस की जो प्रोसेस होती है, तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही करता है। ये ही जाता है और उसको एनगल्फ करके अपने मेम्ब्रेन को राउंड कर लेता है ताकि वो एनकैप्सुलेटेड हो जाए। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये बिल्कुल न्यूक्लियस से अटैच होता है। जैसे ही इंफॉर्मेशन आई कि आपको 100 बोरे गेहूं बनाने हैं, वो इंफॉर्मेशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जाएगी और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे हजारों लाखों राइबोसोम्स अटैच होते हैं। और वो राइबोसोम्स उस आरएनए की इंफॉर्मेशन को फटाफट पढ़ते हैं और वैसे वैसे अमाइनो एसिड्स के चैनल्स को या चेन्स को फॉर्म करते हैं और वैसा प्रोटीन सिंथेसाइज करेंगे जैसी डिमांड है। तो नीड वर्सेस डिमांड, और अगर ये नीड वर्सेस डिमांड फुलफिल नहीं हुई तो फिर आपका प्रोटीन डेफिशिएंसीज आएगी। लेकिन जो प्रोटीन सिंथेसिस का पार्ट है, विच इज द बेसिक यूनिट ऑफ ए लाइफ, वो आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही होगा। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो डिफेंस में काम कर रहा है। देखो आप उसका डिफेंस में क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन में और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स में। कॉन्ट्रैक्शन कब होता है, फियर में, फ्राइट में, जब आपको भागना है तब। और फैटी एसिड, फॉस्फोलिपिड्स और सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स हम कब बनाते हैं, जब हमको डिफेंस मोड में जाना है। तो यहाँ पे एनर्जी चाहिए, डिफेंस मोड में जाने के लिए भी प्रोटीन चाहिए फाइट करने के लिए, तो वो आपको तुरंत रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिल जाएगा। क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बहुत सारे राइबोसोम है, इसलिए इसका काम बहुत सारा प्रोटीन सिंथेसिस है। लेकिन जब कोई सेल में कोई वायरस हैक कर लेता है, और उसका हमने पढ़ा था हैकिंग ऑफ वायरस, तो जब मैंने बताया था कि यही वायरस क्या करेगा कि ये जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम है, वो डीएनए को बोलेगा चल चल अभी तू अपना प्रोटीन सिंथेसिस बंद कर, अभी मेरा काम कर। मेरा काम ये है कि अभी मेरे को मेरे मल्टीपल वायरसेस बनाने हैं। और वो प्रोटीन का काम छोड़ के वो राइबोसोम्स क्या करेंगे, वो वही आरएनए पढ़ेंगे। उनके पास इतनी अक्ल नहीं है कि ये मेरा है कि तेरा है, उसको तो बस इतना पता है कि मैसेंजर आरएनए इंफॉर्मेशन पास की है, और वो वायरस अपनी इंफॉर्मेशन देगा। और वहां से रादर देन प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स will be more of virus production, and therefore no protein and loss of protein in cases of viral diseases. सो दिस इज द सीक्वेंस दैट प्रोटीन कंटेंट। यहाँ से अब जब प्रोटीन्स बन जाएगी तो वो वैक्यूल्स के फॉर्म में बनेगा, और वो प्रोटीन्स फिर सारा मतलब रॉ मटेरियल है ये सेल के अंदर का। तो जितना मैन्युफैक्चर होगा, अब मैन्युफैक्चर होगा तो उसको ट्रांसपोर्टेशन भी करना पड़ेगा। तो फैक्ट्री में उन्होंने बोला कि आपने 100 बोरे गेहूं बोले थे, दे आर रेडी टू डिस्पैच, पर अभी वो सब फाइल के फॉर्म में, अभी उनको बोरियों में भरना पड़ेगा। तो वो जो बोरियों में भरने का काम है वो गोल्जी अपैरेटस का है। तो गोल्जी अपैरेटस क्या करेगा कि वो सारा गेहूं को कलेक्ट करेगा और उसके वेसिकल्स बनाएगा, छोटे छोटे बोरियां बनाएगा। और वो गोल्जी अपैरेटस फिर उन वेसिकल्स को बना के सेल मेम्ब्रेन के बाहर वैक्यूल्स के फॉर्म में एक एक बोरी रिलीज करते जाएगा। तो दैट इज थ्रू एक्सोसाइटोसिस या इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, ठीक है। और अगर वहीं पर ये गोल्जी एपरेटिस को पता चला कि ये जो वैक्यूल्स बन रहे हैं ये तो वायरस के वैक्यूल्स है, तो वो डेंजर फील हो जाएगा और उसके साथ अटैचमेंट हो जाएगा एंटीजन एंटीबॉडी का। और फिर वो डिफेंस सिस्टम में जाके, इम्यून सिस्टम में जाके लाइजोसोम्स उसको आइडेंटिफाई करेंगे और फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस में जाएगा। लेकिन अगर ये हेल्दी प्रोडक्शन हुआ है तो वो बोरियों में भर के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से बाहर चला जाएगा।
So Golgi apparatus is nothing but located near the nucleus. They are processes sorting, packaging, and delivery of proteins and lipids to the plasma membrane and forms lysosomes and secretory vesicles. तो पैकेज के अंदर क्या है वो काम गोल्जी apparatus कर सकता है. पैकेट के अंदर अगर वायरस है तो वो बोलेगा लाइसोसोम्स गेट एक्टिवेटेड. अगर उस पैकेट के अंदर प्रोटीन है, हेल्थ है, नरिश्ड है, तुरंत फटाफट फटाफट सेल के बाहर भेजो. क्यों? क्योंकि सेल के बाहर उसकी जरूरत है. ठीक है. सो इट इज फॉर ट्रांसपोर्ट वेसाइकल्स ऑल्सो. सो गोल्जी apparatus, they are small pieces vesicles join up to make Golgi body, and proteins made are being transported and they combine with the carbohydrates and fat to form glycoproteins. So this is the whole system how Golgi apparatus work, and they help in shipping or दिस इज द वे द प्रोसेस गोज अहेड. एंड सेल मेम्ब्रेन से ये सारा जो प्रोड्यूस्ड माल है वो सेल वॉल से बाहर जाएगा थ्रू गेटेड चैनल्स. नाउ लाइसोसोम. तो लाइसोसोम को सिंपली याद करने का अगर फंडा है तो लाइसोसोम डिस्ट्रक्शन में काम आता है. लाइजोल किस चीज़ के लिए काम आता है? आपके टॉयलेट क्लीनिंग के लिए. तो क्यों? क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा बैक्टीरियाज होते हैं, सबसे ज़्यादा डेंजरस और गंदगी का स्थान है. तो जैसे ही गोल्जी apparatus ने एक ऐसा वेसिकल बनाया जिसके अंदर डेंजरस है, तो उसके अंदर, और लाइजोल के अंदर पता है ना आपको हाइड्रोसाइनिक एसिड होता है जो नहीं, हाइड्रोक्सिल एसिड होता है जो क्लीनिंग के लिए काम करता है. हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं उसको. तो वही हाइड्रोजन पेरोक्साइड इस लाइसोसोम में भी होता है जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है जो मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन के लिए हेल्प करता है. और फैगोसाइटोसिस यानी डाइजेशन ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल, आइदर इट इज अ वेस्ट मटेरियल और इट इज a processed thing which is not required by the body. So the help in recycle of own protein structure by autophagy. This autophagy is important in autoimmunity, जहाँ पे खुद के सेल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते एंड दे गो इनटू सेल्फ डिस्ट्रक्शन. लेकिन दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे जब रॉ मटेरियल बन रहा है तो आपको पता है फैक्ट्री में अगर कुछ रॉ मटेरियल बनता है तो उसके साथ वेस्ट प्रोडक्ट भी निकलता है. तो वेस्ट प्रोडक्ट को भी खुद में रिसाइकल करके यूटिलाइज करने का काम भी लाइसोसोम का है. और जो वायरस मटेरियल यानी डेंजरस मटेरियल भी आइडेंटिफाई करके उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम वर्क करता है. एंड इट हेल्प्स इन सेल डेब्रीज को डाइजेस्ट करना और प्रिपेयरिंग for repair. So this is for repair and regeneration. So these are lysosomal molecules which have got again a bilipid layer. They help in phagocytosis, autophagy and endocytosis. ठीक है. तो this is most important part. Lysosomes का role आएगा in autoimmunity and immunity where destruction takes place. So lysosome has got a function to work, break down and recycle food, bacteria and old cell parts. So they are nothing but lysol of your cleaner of your cell. So now perioxosomes, they are also similar to lysosomes, and but they are very smaller and they have organic substance like phenol. तो हम लाइजॉल के साथ क्या काम करते हैं? फिनाइल का काम करते हैं. तो पेरीऑक्सिजम्स आर नथिंग बट लाइक अ फिनाइल टू योर सेल. तो दे हैव फॉर्मेल्डिहाइड्स, दे हैव अल्कोहल. तो हम सैनिटाइजर्स यूज कर रहे हैं ना, तो पेरीऑक्सिजम्स आर नथिंग बट द सैनिटाइजर्स बिकॉज दे हेल्प इन द डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस ऑफ योर बॉडी. सो दे आर, these are the perioxism. They are also lipid layer and matrix. They have urate oxidase crystals and they help the body to get rid of hydrogen peroxide or other metabolites or other waste products which are formed as a resultant of phagocytosis process. जब आपकी सेल डाइजेशन कर रही है और रॉ मटेरियल से वेस्ट मटेरियल निकाल रही है, उस वेस्ट मटेरियल से पूरा छुटकारा पाने का काम क्या है? सैनिटाइजर क्यों डालते हैं हम? वायरस किल करने के लिए, सैनिटाइज करने के लिए. तो वैसे ही पेरीऑक्सिजम क्यों आएंगे? ओ माय गॉड कितनी गंदगी है, यहाँ पे फिनाइल डालो, ऐसे करो वैसे करो. तो सफाई करने का काम पेरीऑक्सिजम का है. So now this was a defense
नाउ सिंस वी नो कि सेल को डिवाइड करने का भी काम दिया गया है, जो हमने सेकेंड डिवीजन की बात की, तो सेल्स रिप्रोड्यूस करेंगे अपने आप को और न्यूक्लियस जो है वो जनरेट करेगी। तो देयर विल बी पहले डिवीजन, सेल डिवीजन की हम बात कर रहे हैं, तो सेल डिवीजन और रिप्रोडक्शन। तो अगर हमारे पास प्रॉपर प्रोटीन है, खाने पीने को अच्छा है और हमारा प्राइमरी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है, उसके बाद हमारा सेकेंडरी डिफेंस आता है, वो है जनरेशन वाला डिफेंस। तो इस जनरेशन का डिफेंस में माइटोसिस और मियोसिस की प्रोसेस होती है। आई विल नॉट गो इनटू डिटेल्स बिकॉज इट इज रियली टाइम कंज्यूमिंग एंड वी हैव ऑलरेडी 145 हो गए हैं। तो माइटोसिस एंड मियोसिस, माइटोसिस की जो प्रोसेस होती है वो सेल डिवीजन में होती है। एंड जब हमारे टू कॉपीज बनने वाले होते हैं डिप्लॉइड सेल्स के, उस प्रोसेस को माइटोसिस बोलते हैं। लेकिन जो एक्स और वाई यानी हमारे गमीट्स जो होते हैं उसका जब डिवीजन होता है, वो होता है हमारे न्यूनेटल या एम्ब्रियोनिक लाइफ में जब होता है, उस सेल डिवीजन की जो प्रोसेस होती है वो जाइगोटिक डिवीजन होता है, उसको मियोसिस बोलते हैं। वो अलग प्रोसेस है और जो सेल डिवीजन की प्रोसेस है वो अलग है। दिस सेल साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी विल डील विद साइकोसिस। I will take into that time this into more further details because this is very important part. The most important part I will like to tell you is जो हमारी बॉडी है उसमें हमारे डिफरेंट सेल्स होते हैं। हमारी बॉडी कंटिन्यू ग्रोथ और रिपेयर आप अवेयर भी नहीं होते हो और कंटिन्यूसली वो ग्रोथ और रिपेयर की प्रोसेस चलती रहती है। लेकिन बॉडी को कुछ तो सिस्टम होगा जो चेक लगाएगा। तो कुछ सेल्स को बॉडी भगवान ने क्या बोला, तुम परमानेंट काम करोगे, तुम हेड ऑफ द फैमिली हो, तुम बार बार डिवाइड नहीं हो सकते, तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट काम है, इसीलिए तुमको डिवीजन नहीं करने का है। तो हार्ट के सेल्स, स्मूथ मसल सेल्स, दे डोंट डिवाइड इन द बॉडी, जितने वो बन के आते हैं उतने ही रहते हैं, तो दे आर द स्टेबल सेल्स। वैसे ही परमानेंट सेल्स बोलते हैं हम उनको, जो नर्व सेल्स होते हैं, दे कैन नॉट डिवाइड एनी टाइम इन द लाइफ। जबकि जो स्टेबल सेल्स होते हैं वो लाइफ में अगर नीड पड़े तो वो डिवीजन में जा सकते हैं। अगर नीड आया तो, जैसे लिवर के सेल्स है, वो फर्दर डिवाइड हो सकते हैं लाइफ में। वहीं पर कुछ सेल्स ऐसे हैं जो कंटिन्यूअसली इस सेल के डिवीजन की साइकिल में है, दैट इज इनटू द एस फेज ऑफ द साइकिल, दे आर कॉल्ड एज द लबाइल फेज। मतलब आपकी स्किन कंटिन्यूअसली रिप्लेनिश हो रही है, आपका जीआईटी 7 दिन में पूरी सेल्स चेंज हो जा रही है, आपका हेयर कंटिन्यूअसली ग्रो हो रहा है, आपकी स्किन कंटिन्यूअसली झड़ रही है, न्यू स्किन बनती जा रही है। वैसे ही आपका साल भर के अंदर पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर न्यू होता है, पूरे सेल्स न्यू होते हैं। तो कुछ सेल्स ऐसे हैं जो डिवीजन में नहीं जा सकते, दे आर द परमानेंट सेल। एंड इसीलिए न्यूरॉन्स, कार्डियक मायोसाइट्स, बोन सेल्स, कुछ ऐसे सेल्स है जो परमानेंट सेल्स है और वो डिवीजन में नहीं जाते हैं। इसीलिए अगर इनका परमानेंट डिस्ट्रक्शन हुआ, अगर इसीलिए कार्डियक इस्चेमिया और हम ट्रांजिएंट इस्चेमिया ऑफ ब्रेन्स जब होता है तो वो सेल्स परमानेंट डिस्ट्रक्शन में चले जाते हैं और परमानेंट फंक्शन लॉस हो जाता है एंड दे कैन नॉट बी रिवर्टेड बैक वंस इट इज अ परमानेंटली डिस्ट्रॉइड सेल। ठीक है। जबकि हिपैटोसाइट्स, लिवर, अगर लिवर का एक पार्ट खराब हो जाए तो सेकेंड पार्ट हैज गॉट अ कैपेसिटी टू रीग्रो इटसेल्फ, देयरफॉर हिपैटोसाइट्स आर कॉल्ड एज स्टेबल सेल्स। अगर नीड पड़े तो वो अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आई विल टेक दिस फर्दर into details, and this is where the cell cycle happens and one parent cell divides into two daughter cells, and in meiosis this is the way where two daughter cells give rise to four daughter cells. So this is the cell cycle. तो S phase में, हाँ, तो G1 फेज से स्टार्ट होता है। G0 फेज जो होती है ये वो फेज है जहाँ पे परमानेंट सेल अपने आप को रेस्टिंग फेज में चले जाता है। G1 फेज वो फेज है जहाँ पे ऑर्गेनल्स और वो सारी चीज़ें डिवाइड होती है, और एस फेज में डीएनए रेप्लिकेट होता है, और G2 फेज में पहले डिवीजन हो गया, डीएनए का भी रेप्लिकेशन हो गया, अब सेल अपने आप को ग्रो करता है एंड देयर आर डिफरेंट फेजेस ऑफ माइटोटिक डिवीजन जहाँ पे सेल का डिवीजन होता है।
तो देर इज सेल ग्रोथ, नॉर्मल सेल फंक्शन एंड ऑर्गन डिप्लीकेशन विच टेक्स इन G1 फेज। डीएनए का डिवीजन होगा और प्रोटीन का सिंथेसिस होगा ताकि ये सेल की ग्रोथ कंटिन्यू होती रहे। और ये सेल साइकिल से एक सेल विल प्रोड्यूस टू डॉटर सेल। इस तरीके से आपकी बॉडी में कंटिन्यूस सेल साइकिल चलती जा रही है, चलती जा रही है, जैसे यूनिवर्स की क्लॉक चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। इट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, and this is a process which requires lot of oxygen and lot of ATP because cell cycle needs lot of proteins। इसीलिए जब आप खाना प्रॉपर नहीं खाते या आपका प्रोटीन या आपका नरिशमेंट प्रॉपर नहीं होता है तो आपका सेल डिवीजन रुक जाता है एंड यू गो इनटू वीकनेस और सेल लॉस जो बोलते हैं। तो दिस इज द फेजेस ऑफ डिवीजन। तो किस तरीके से डिवाइड होता है, वी विल टेक दिस इन साइकोसिस बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ सेल डिवीजन। हाउ वन सेल डिवाइड्स, सेल डिवाइड के समय क्रोमोसोम्स कैसे अटैच होते हैं, कैसे स्पिंडल्स बनता है, कैसे न्यूक्लियस डिवाइड होता है, कैसे जेनेटिक मटेरियल एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल पे जाता है, कैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिवाइड होती है और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिवाइड होती है एंड देन इट फॉर्म्स द टू सेल्स। So this is the cell cycle. There are different phases of cell cycle. How it takes place, we will take into detail, and there are different checkpoints। So that was the protection generation and definitely ऐसे अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन नहीं रख सकते ना, तो फिर धरती पे अनकंट्रोल्ड चेक पॉइंट नहीं रहेगा, तो अनकंट्रोल्ड डिवीजन होगा। इसीलिए हर जगह चेक पॉइंट रखा गया है। सेल की ग्रोथ का भी चेक पॉइंट है और डीएनए के सिंथेसिस का भी चेक पॉइंट है और माइटोसिस का भी चेक पॉइंट रखा गया है। मतलब कुछ सेल्स की थोड़ी ही कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा वो डिवाइड नहीं हो सकते। Then protection, so immune system to maintain homeostasis, you have active and passive immunity. So you have level of defenses. First level skin, second level is lymphatic, third level is antigen and antibody. This is also we will take into detail in syphilis. सो कंट्रोल ऑफ द सेल इज डेस्टिनी। अगर सेल आया है तो उसको मरना निश्चित है और सेल की डेथ होना निश्चित है। दैट इज व्हाट वी हैव एक्सप्लेन। तो सेल डेथ जो है वो सुसाइडल जीन्स के थ्रू है, डीएनए फ्रेगमेंट होगा, न्यूक्लियस कंडेंस होगा। और सेल डेथ भी हम डिटेल्ड में जब हम एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस पढ़ेंगे ड्यूरिंग सिफिलिस, बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ सिफिलिस। तो एपोप्टोसिस मतलब खुद की सेल डेथ, खुद अपने सेल को मारना और अंदर ही अंदर खुद अपनी एंजाइटी कंसाइंस बोलते हैं ना, खुद के सेल्फ रिप्रोच में ही खुद का सेल श्रिंक हो जाना, खुद की एजिंग हो जाना। और खुद सेल का एक एज होता है, वो खुद की एक स्टिमुलस आती है और वो डेथ हो जाती है। और नेक्रोसिस इज व्हेन किलिंग अदर्स। वी विल टेक इट इन डिटेल। So this is necrosis. So whatever we have seen till now is endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosome। तो उसके माइजमेटिक कोरिलेशन, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है प्रोटीन सिंथेसिस और डिग्रेडेशन। तो ये साइकोसिस अकेले नहीं होगा, ये प्रोटीन सिंथेसिस है तो ये सोरा में भी जाएगा। तो स्टोरेज और बाकी सारा भी काम है इसका। तो सोरा, साइकोसिस, सिफिलिस। गोल्जी एपरेटस का काम है प्रोसेस करना और उसको पैकेज करके भेज देना। तो साइकोसिस, लाइसोसोम्स जो है डिस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स के साथ। पेरीऑक्सिसोम, ये भी सिफिलिस और ये भी सिफिलिस, लेकिन पेरीऑक्सिसोम्स जो है वो ऑटो इम्यूनिटी में जाते हैं। देन न्यूक्लियस इज साइकोसिस, क्यों? क्योंकि सिंथेसिस है उसका काम। माइटोकॉन्ड्रिया, सोरा, साइकोसिस, सिफिलिस क्योंकि एनर्जी से काम कर रहे हैं, वो डिवीजन में हेल्प करते हैं। राइबोसोम इज अगेन साइकोसिस, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, दैट इज ऑल्सो सोरा क्योंकि ये बेसिक यूनिट ऑफ बॉडी बना रहे हैं। एंड सेंट्रियोल्स जो है वो साइकोसिस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रोटेक्शन and transportation, sora psychosis। Cilia is psychosis because it is made up of synthesis, elastin। Flagella is again synthesis, elastin, psychosis। This you will understand when we take psychosis in detail। So this is how the cell adapts।
So we will take into detail further cellular adaptation, because this is again base for myism. I want you all, if you have not understood anything, please let me know. One more thing, most important in this topic was, so when the most important thing today was, we have learned how this whole universe और सेल इज इक्वली कंट्रोलिंग यूनिट. अब आपको सेल में दिख रहा है कि उसका खुद का डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसका खुद का एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उसका खुद का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसका खुद का डुप्लीकेटिंग सिस्टम है, और उसका खुद का एक पैकेजिंग यूनिट भी है, और खुद का एक प्रोटेक्टिंग यूनिट भी है. तो वैसे ही हम अपनी बॉडी में देखते हैं, हमारा भी इम्यून सिस्टम है, हमारा भी पैकेजिंग यूनिट है, हमारा भी मैन्युफैक्चरिंग है, हम भी खाना खाते हैं, हम भी एक्सक्रीट करते हैं. तो फ्रॉम माइक्रोकॉजम माइक्रो वर्ल्ड टू द मैक्रो वर्ल्ड वी हैव सीन द होल जर्नी. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टुडे वाज कोरिलेशन, दैट पीपल माइट थिंक कि फिजियोलॉजी क्यों पढ़ना है. तो अगर मैक्सिम्स आपको समझना है तो आपको फिजियोलॉजी पढ़नी है, आपको पैथोलॉजी के बेसिक चैप्टर्स पढ़ने हैं. You have to read cell injury, you have to read cellular adaptation, you have to read physiology and pathology basic. Only then you will understand my lectures ahead. And any difficulties today, please let me know. We can have a discussion right now. कुछ नहीं समझा? हमने कभी इतना माइजम, इतना सेल को पहले देखा ही नहीं ना इतने प्यार से. Ma'am, हाँ, good afternoon. Ma'am, this is Gayatri. Ma'am, actually, I wanted to know what is the significance of studying parts of cell, meism-wise. when I will take Sora na, this is what Theory of Miasmation book by Sir. If you will read, Sir has already incorporated cell and its organelles, and how we are going ahead from material to the immaterial world. एंड अगर आप मटेरियल वर्ल्ड में सेल को समझोगे तभी आपको सोरा समझेगा, तभी आपको साइकोसिस समझेगा, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट फिजियोलॉजिकल डिफेंसेस ऑफ द बॉडी. So when we are talking about cellular functions, we are understanding the basic defenses of your body. And when you are studying these defenses, आपको समझेगा कि जैसे मैंने कोरिलेट किया कि अभी जब वायरल इन्फेक्शंस होता है तो कौन सा सेल का पार्ट हैम्पर होता है. आप जब साइकोसिस समझोगे तो जब आप इलास्टिन लेस, एक्यूमुलेशन साइकोसिस और इलास्टिन एक्सेस की बात करोगे, या फाइब्रिन एक्सेस की बात करोगे, या डिपोजिशन की बात करोगे, तो आपको समझेगा कि अगर आपको सेल डिवीजन ही नहीं समझा है कि सेल डिवाइड कैसे होता है और एक्यूमुलेट कैसे करता है अपने आप को, तो आपको वो माइजम्स को समझने में डिफिकल्टी जाएगी. अभी जैसे आपको प्राइमरी फंक्शन मैंने समझाया मैस्लो थ्योरी के हिसाब से कि सोरा के लेवल पे आपको प्राइमरी डाइजेशन इन मतलब ये सारी चीजें होना इम्पॉर्टेंट है. तो अगर आपको किसी का सोरा एज अ माइंड या सोरा एज लेवल एट द लेवल ऑफ बॉडी समझनी है, तो आपको सोरा एट द लेवल ऑफ सेल्यूलर लेवल पे अगर आप समझते हो, क्योंकि सेल पे तो हमको दिख रहा है और हमने सेल के लेवल पे बहुत बार समझा भी है, पैथोलॉजी की बुक्स में भी अवेलेबल है और फिजियोलॉजी में भी अवेलेबल है. अगर आप अपने बेसिक बुक से समझ लेते हो इन सब चीज़ों को, तो आपको प्रैक्टिकली इम्प्लाई करने के लिए इजी हो जाएगा. एंड अगर आप थियोरी ऑफ माइजमेशंस पढ़ते हो तो सर का बुक का स्टार्टिंग पार्ट ही ये सब है. Yes, ma'am. Thank you. या तो रीड थियोरी ऑफ माइजमेशंस, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन डिटेल. मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल लिया है, सर ने उनको कुछ कुछ शब्दों में उन चैप्टर्स को ख़त्म कर दिया है. लेकिन अगर आज आपने मेरा ये लेक्चर सुना है और समझने की कोशिश की है तो आपको पहले के 4 लेक्चर्स 4 चैप्टर्स इजीली समझ जाएंगे. द बुक आई थिंक यू ऑल मस्ट बी हैविंग. दिस इज द बुक थियोरी ऑफ माइजमेशंस, and this is where sir has explained miasms, and this is what I have taken is till chapter number 4. I have only taken chapter 4 till chapter 4.
So if you read now Theory of Miasmations, you will understand what we were talking about. Yes, everything is given in that book. You just have to read, and if you read all that book, you find any difficulty, then let me know. We have already, I'm reading this book and I'm taking the lectures according to this book. I think you have, everyone have this book with you. I will try to share. You can order the book from the Play Store also. They are available. And everything what I have explained is not only theoretical, but you will have a practical base in future if you understand everything right now. So any difficulty, please let me know. Start reading that book so that you understand miasms. Everyone wants me to present miasm. It is not that easy to understand miasm so well. मेरे लिए बहुत easy था, एक सोरा का केस लाके रख देना, साइकोसिस लाके, हाँ ये साइकोसिस है, ये सोरा है. But I don't think that is the right way. Any queries regarding today's session? Did you understand whatever concepts I have put forward, or they were very complicated to understand? Okay, if you have any difficulties, put up in the group. Make sure that today itself you all put read those 4 chapters, because it will hardly take half hour. And you will understand why nucleus is called as psychotic, because it is with the second defense of the body. The second defense is generation, and nucleus is involved in division and cell transportation and reading the information. Therefore it is with it is not only storage, yes, it is also storage of information, genetic information which is stored, and it is involved in the division and replication. Therefore it is in the second defense of the body. Further questions? Okay, fine. Let us call it a day. And taking blessings from Sir, let us. In new moon, cause of water content, constitution is affected, but all will not be affected. Yes, all will not be affected. It requires a certain sensitivity, and this sensitivity is responsible. Everyone will not have moon sensitivity. Though we have 90% of water, everyone's physiology changes, but those who are sensitive to those physiological changes, they come into notice that yes, this is a moon aggravation time. सन से हीट पैदा होती है. डू यू ऑल अग्री? आई विल गिव एन एग्जांपल ओवर हियर. धूप में जाने से हीट प्रोड्यूस होती है, बट क्या सबको धूप में जाने से हेडेक होता है? नहीं होता है. वैसे ही दो वी हैव 90% ऑफ वाटर इनसाइड अस, बट if we are not sensitive to the moon variations or the moon energies, we won't be affected. It requires the sensitivity, therefore it comes as a part of sora. Fine. Ma'am, हाँ. ma'am, it can happen in some patient. Every time he doesn't gets affected by moon phases. Like he's sensitive to moon phases, but every time he doesn't get affected. It happens. Yeah, it is not necessary, but usually you will find that those who have got certain sorosyphilitic disorders, they have moon aggravation. You have to be very keenly observant that they are affected in the moon phases, and once you give a right constitutional medicine, the sensitivity is dampened, and they don't have that aggravation. Okay. Even sun Thank you. aggravation is a part of sora, because it comes from your genetic constitution. We need sun as an energy source, and photosynthesis can take place only in the presence of sun. And if someone has got sun aggravation, it is sorosyphilitic.
and therefore sun aggravation is given importance. And sun is a source of energy, and something which is a source of energy should not give you an aggravation. And if someone has got very strong sun aggravation, we have to take it into consideration while finding out the GCS. Similarly, air. We take closed aggravation, we take height aggravation, we take warm aggravation, we take cloudy weather aggravation. तो जो हम फिजिकल जनरल्स में लेते हैं वो सब हमारा सोरा और सिफिलिस का पार्ट है. Craving sour or sweet, it is a part of GCS. Physical disposition है, it is the physical makeup of the body. It's a particular desire and craving, a part of psychosis. सोरो साइकोसिस बोलते हैं. अगर एक्सेसिव क्रेविंग है तो वो साइकोसिस में जाएगा, अगर नॉर्मल डिजायर है तो वो सोरा में जाएगा. एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टुडेज लेक्चर? You can share this group messages to other students also, so that they get benefited. You can ask your colleagues to join through the Google form. They can contact us, and we will make them join, because till December I'll try my level best to complete this lecture series. And after that we'll see, but we'll be completing 1 year of sadhana series in December. So till then, I'm there with you all.